नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतर प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं भूगोल में प्रैक्टिस सेट 18 भारत की कृषि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सभी लोग नजर बनाए रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तापमान, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है टेम्परेचर, दूसरे में दिया है आर्द्रता, तीसरे में दिया है पवन और चौथे में दिया हुआ है वृष्टि यानी वर्षा। देखिए, मौसम तो बहुत जरूरी है कृषि कार्य के लिए। मौसम, कृषि कार्य हमारा मौसम पर ही तो आधारित, लेकिन अब कौन सा इसमें से ज्यादा हो जाए कि वो कृषि पर दुष्प्रभाव करता है, इसके विषय में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे देखिए, तापमान दिया है, आर्द्रता दिया है, पवन दिया है और वृष्टि दिया है। भाई, टेम्परेचर भी जरूरी है, आर्द्रता भी जरूरी है, पवन भी जरूरी है और वर्षा भी जरूरी है। लेकिन कह रहा, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो इसमें आपको ए ऑप्शन को सही करना है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को सही करना। अगर मान लीजिए ठंड के समय में ठंड ना पड़ा, ठंड के समय ठंड ना पड़ा, तो आप सोचिए कि रबी की जो फसल हो सकती है वो कितना ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो टेम्परेचर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर नकदी फसल होती क्या है। तो नकदी फसलें, याद रखिए, हमारे जो किसान होते हैं वो व्यापार के उद्देश्य से, याद रखिएगा, बेचने के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से इन फसलों का उत्पादन करते हैं और ऐसी फसलों को हम नकदी फसलें या फिर कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, अब इसमें गन्ना है, कपास है, जूट है तथा गेहूं है। ठीक, चार ऑप्शन दिए हैं, गन्ना है, कपास है, जूट है तथा गेहूं है। तो देखिए, गन्ना, कपास, जूट और ये तीनों जो है क्या हो गए, ये तीनों हो गए आपके कॉमर्शियल क्रॉप। गन्ना, कपास, जूट ये तीनों कॉमर्शियल क्रॉप हो गए, नगदी फसलें हो गई। और गेहूं जो है खाद्यांशी फसलों के रूप में शामिल है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सही करना है। नगदी फसलों में तंबाकू भी होता है, चाय भी होता है, पटसन भी होता है ना। ये तमाम चीजों को भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है, तो भाई रबी की फसल को समझना है, गेहूं है, जौ है, रेपसीड है और जूट है। रबी की फसल नहीं है, सोचना है, गेहूं, जौ, इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है सीड हो गया और जूट हो गया। ये चार ऑप्शन इसमें दिए हुए। देखिए, फसलों के प्रकार को पहले समझना है, फसलों के प्रकार के विषय में ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो फसलें होती हैं वो पूरी तरह से मानसून पर आधारित होती हैं, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। इस क्वेश्चन को, इस चीज को आपको याद रखना है, इस कमेंट को। ठीक, दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हम तीन प्रकार की फसलों के रूप में इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला देखिए, खरीफ की फसल होती है। खरीफ की फसल क्या होती है, खरीफ हो गया, इसी प्रकार रबी की फसल हो गई और तीसरा जायद की फसल हो गई। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास करिए। खरीफ की फसलें वो होती है जो मानसून के प्रारंभ होते ही खेतों में बो दी जाती है। तो ऐसी फसलें जो समान रूप से मानसून के प्रारंभ होते ही बोई जाती हों, क्या उन फसलों को हम मानसून फसल कह सकते हैं, मानसून फसल कह सकते हैं या खरीफ की फसल कह सकते हैं। अब देखिए, इनकी बुआई कब होती है, जून जुलाई में इनकी बुआई होती है, जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। और आप सभी लोग जानते हैं अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई हो जाती है। तो ऐसी फसलें जिनकी बुआई मानसून के प्रारंभ होते ही जून जुलाई में हो और कटाई इनकी जो है कब हो, मानसून समाप्ति पर अक्टूबर नवंबर में हो, ऐसी फसलों को हम खरीफ की फसल कहते हैं। इन फसलों के लिए आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है और अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, अधिक आर्द्रता हो गई
और अधिक तापमान हो गया। तो इसके लिए दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन फसलों में धान हो गया, मक्का हो गया, तिल हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, कपास हो गया, इसी प्रकार से आप बाजरे का नाम सुने होंगे, बाजरा हो गया। ये सब कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आते हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन इसमें कह रहा है रबी की फसल, तो पहले आप देखिए खरीफ की फसल को यहां से निकाल लीजिए। गेहूं है, जौ है, रेपसीड है और जूट इसमें दिया हुआ। चलिए भाई अभी समझते हैं रबी की फसल क्या होती है। रबी की फसलें वो होती हैं, रबी की फसलें होती हैं जो सर्द के प्रारंभ होते यानी ठंड के प्रारंभ होते ही ये नवंबर दिसंबर में खेतों में रोपी जाती है और ठंड समाप्त होने पर सीधा सीधा ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इन फसलों के लिए सामान्य आर्द्रता की आवश्यकता और सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए गेहूं को शामिल करिए, सरसों को शामिल करिए, इसी प्रकार से मसूर को शामिल करिए। मसूर के बाद देखिए इसमें आप लोग आलू को शामिल कर सकते हैं। तो यहां से देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं। अब इसमें रबी की फसल में शामिल नहीं है, गेहूं है, जौ है, रैपसीड है और जूट है। देखिए गेहूं की अगर हम लोग बातचीत करें, गेहूं की बातचीत करें और जौ की बातचीत करें तो ये तो दोनों आप जानते हैं कि रबी की फसल के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। इसमें जो सही जवाब है वो कौन सा है? डी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, उस राज्य के विषय में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और पंजाब है। चावल की अगर हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल में चावल साल भर उत्पादित किया जाता है ना। ग्रीष्मकालीन चावल अलग होता है, मानसून वाला चावल अलग होता है और ठंड वाला चावल अलग होता है। ठीक है, अमन है, ओश है, इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब यह है कि बंगाल चावल के लिए जाना जाता है। अब बंगाल कितना जाना जाता है? सबसे बड़े उत्पादक राज्य में है। अगर हम बंगाल को देखें तो बंगाल भारत का शीर्ष चावल के उत्पादन में अव्वल है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब दिया है, तो इसमें सही या सब करना है बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को देखिए, हम कहें उत्तर प्रदेश अनाजों के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर। अब अनाज में ढेर सारे अनाज हो गए, गेहूं है, इसी प्रकार से चावल है, यानी अनाज हम नहीं कह रहे, अनाजों के उत्पादन में सबसे आगे है। इसीलिए इसे अन्न की टोकरी भी कहा गया है, इसी प्रकार अनाजों की डलिया भी कहा गया, किसको? उत्तर प्रदेश को कहा गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ चावल की बातचीत करें तो चावल सबसे ज्यादा बंगाल में होता है और बंगाल में ऑल टाइम होता है। देखिए ग्रीष्मकालीन का अलग होगा चावल, बरसात का अलग होगा और ठंड का अलग होगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? बताइए भाई, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो अगर मैं कहूं कि भारत ही नहीं, एशिया की अगर हम लोग बातचीत करें, एशिया की भी बातचीत करें तो एशिया की जो संस्कृति है वो चावल संस्कृति है। चावल संस्कृति है दोस्तों, इस बात को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब भारत में देखिए चावल का जो सामान्य रूप से उत्पादन होता है वो पूर्वी राज्यों में ज्यादा होता है। भारत में इस प्रकार से अगर आप देखें, ये जो पूर्वी राज्य हैं, इन पूर्वी राज्यों में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। कृष्णा गोदावरी नदी का नाम सुने दोस्तों, कृष्णा गोदावरी नदी को तो भारत के चावल का एक तरह से कटोरा कह सकते हैं, भारत के चावल का कटोरा कह सकते हैं कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को। ठीक है, बंगाल भारत में शीर्ष स्थान पर चावल के उत्पादन में है। अब इसके बाद देखिए गेहूं दिया है, गन्ना दिया है, चना दिया है, तो यहाँ पर आप चावल को सही करिए, चावल को यहाँ पर आप लोगों को सही करना है। ठीक है, इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बताइए सभी लोग, उत्तर पूर्व क्षेत्र को, इंडो गंगेटिक क्षेत्र को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, केरल तथा तमिलनाडु क्षेत्र को। सोचिए, चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब इसमें किस क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि ये चावल का कटोरा कहा जाए? क्यों दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा सभी लोगों के पास? आप सभी लोग बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहले उत्तर पूर्व दिया हुआ है, अर्थात ये वाला क्षेत्र दिया उत्तर पूर्व, ये हो गया नॉर्थ
ईस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद इंडो गंगेटिक दिया हुआ है, तो गंगा वाला प्लेन हो गया पूरा, ये वाला जो प्लेन है इसे गंगा वाला प्लेन कह लीजिए। कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी ये देखिए ये वाला क्षेत्र हो गया। अब बाकी बचा है केरल और तमिलनाडु, तो केरल और तमिलनाडु इसमें से देखिए अभी अभी मैंने बताया कि जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है वह भारत का राइस बाउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइस बाउल कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर है सी ऑप्शन। अगर राज्य के हिसाब से बातचीत करें, याद रखिएगा छत्तीस, ये महानदी को अगर हम लोग कहें, महानदी को छत्तीसगढ़ का राइस बाउल कहते हैं। इसी प्रकार से दामोदर हुगली का नाम सुने होंगे दोस्तों, दामोदर हुगली बंगाल का राइस बाउल कही जाती है। कावेरी की बातचीत करें तो कावेरी को तमिलनाडु की राइस बाउल कही जाती है। तो यहाँ पर नदी की बातचीत नहीं है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को बताएंगे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से? देखिए गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। दूसरे ऑप्शन में है पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। ठीक है, तो समझिए थोड़ा सा। देखिए 1965 के पहले, 1965 के पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में गेहूं की जगह पर बिर्रा का उत्पादन होता था, जौ का ज्यादा उत्पादन होता था। ठीक है, इसके बाद 1965 ईस्वी में आप सभी लोग जानते हैं 1965-66 में हमारे देश में सूखा पड़ा। जब सूखा पड़ा तो हमें कहीं ना कहीं अपने जो फार्मिंग का क्लास है, अपने फार्मिंग का जो कहीं ना कहीं एक तरह से विधि है उसको हमें बदलना पड़ा। जब उसको हमने बदला तो उसका जो पूरा श्रेय है एम एस स्वामीनाथन साहब को जाता है, एम एस स्वामीनाथन साहब को जाता है। एम एस स्वामीनाथन जी ने अमेरिका जाकर के नॉर्मन बोरलाग साहब से, नॉर्मन बोरलाग साहब से हाइब्रिड बीजों के विषय में सीखा, और इसका जो पहला प्रयोग किया गया वो पंजाब में किया गया, हरियाणा में और इसके बाद यूपी में। तो आप देखेंगे पहली जो सामान्य रूप से पहली हरित क्रांति रही, अर्थात हरित क्रांति का जो पहला चरण रहा वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया था। इसलिए इन राज्यों में ज्यादातर गेहूं का उत्पादन होता है। तो भारत में देखिए 3 बड़े उत्पादक राज्यों में, तो सीधा सीधा लगाइए उत्तर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसका सही जवाब है। ए ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो खाद्यान्न का मतलब भारत में सभी प्रकार के अनाजों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अनाज कौन सा राज्य उत्पादित करता है? ऑप्शन देखें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। तो देखिए अगर हम देखें तो चाहे रबी की फसल हो या फिर खरीफ की फसल हो या फिर जायद की फसल हो, इन तीनों फसलों में जो भी आपके अनाज हैं, खाद्यान्न सी चीजें हैं, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन या स्टॉक किस राज्य के पास होता है? तो इसलिए आप सभी लोग सी ऑप्शन को बताएंगे, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वैसे भी खाद्यांशों के उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है, इसको आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात यह है कि देखिए जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, पंजाब में देखिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब उत्पादकता ज्यादा है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है पंजाब में। लेकिन अनाजों के कुल भंडारण में, अनाजों के कुल उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है? तो उसमें आपका उत्तर प्रदेश सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? बताइए दोस्तों, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? गेहूं है, धान है, कपास है, गन्ना है? बताएं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि अधिकतम कृषि क्षेत्र, अधिकतम कृषि क्षेत्र का मतलब यह है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी खेती रोपी जाती होगी, यानी किस अनाज का, यानी किस खाद्यान्सी फसल का या किस फसल का रोपण ज्यादा मात्रा में होता होगा। तो आप अभी अभी आपने देखा चावल। ठीक है, चावल को आपको यहां सही करना है, यानी अर्थात धान को सही करना है। तो बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे।
देखिए कपास हो गया, गन्ना हो गया, ये दोनों नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें हैं, इन फसलों को हम व्यावसायिक फसलें भी कह सकते हैं। धान और गेहूं हमारी क्या है, ये खाद्यांशी फसलें हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है पूरे भारत में, या सबसे ज्यादा अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली जो जो कहीं ना कहीं फसल है, वो आपका धान है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सही करना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। खाद्य फसल की बातचीत है, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, चावल है। सोचो साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब, सभी लोग बताइए। गेहूं रबी की फसल से संबंधित है। इसी प्रकार आप जानते हैं ये खरीफ की फसल से हो गया, खरीफ की फसल से और खरीफ की फसल से। कुल मिला के है कि उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, उसका नाम है चावल। पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, तत्पश्चात फिर गेहूं का उत्पादन होता है। और ये गेहूं और चावल का उत्पादन इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो प्रथा, याद रखिएगा, हरित क्रांति थी। हरित क्रांति जो थी दोस्तों, उसमें गेहूं और चावल को ही ज्यादातर प्रेफरेंस दिया गया था। हरित क्रांति के विषय में थोड़ा सा यहाँ समझे, हो सकता है इससे संबंधित आगामी क्वेश्चन कुछ आए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड साहब ने किया था, विलियम गॉड। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। विश्व हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? विश्व हरित क्रांति का जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग साहब को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग साहब को माना जाता है। ठीक है। 1960 के दशक में, ध्यान दीजिएगा, 1960 के दशक में आप देखेंगे तो हरित क्रांति को अपनाया गया। हरित क्रांति में आपको समझना है कि जो हमारा परंपरागत यानी क्लासिकल फार्मिंग था, क्लासिकल फार्मिंग था दोस्तों, उस क्लासिकल फार्मिंग की जगह हमने साइंटिफिक फार्मिंग का अप्रोच किया। इसमें हाइब्रिड बीजों को, सिंचाई के लिए बढ़िया व्यवस्था, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा इसमें उत्पादन प्राप्त किए। और इसका जो प्रयोग किया गया था वो आप पंजाब कह सकते हो, हरियाणा कह सकते हो दोस्तों, और इसके बाद यूपी हो गया। यूपी में खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इतनी बातों को भी आप लोगों को इसमें नोट करना है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं व चावल के लिए, ज्वार व तिलहन के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गेहूं व चावल के लिए, ज्वार व तिलहन के लिए, गेहूं और आलू के लिए, चाय और कॉफी के लिए। हरित क्रांति की बातचीत की जा रही है। हरित क्रांति 1965-66 में, 1965-66 में एम एस स्वामीनाथन साहब के द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसका प्रयोग किया गया। उत्पादन बढ़ा तो इसको 3 चरणों में लागू करके इसको कहीं ना कहीं प्रारंभ किया गया। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब इसमें देखिए, जो हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, तो क्या आप सभी लोग ए ऑप्शन को बताएंगे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। आइए, प्रमुख है, हम हरित क्रांति तो इसमें दिया ही हुआ है, प्रमुख कृषि क्रांति के विषय में भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो अन्य कृषि क्रांतियां हैं उनके विषय में समझना। जैसे देखो दोस्तों, हरित क्रांति तो आपके सामने हो ही गई। गोल क्रांति, गोल क्रांति देखिए एग्जाम में हरित क्रांति से के अलावा जो अन्य कृषि क्रांति है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गोल क्रांति आप सभी लोग बता सकते हैं आलू उत्पादन के लिए है। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए हो गया। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध हो गया मछली से, मत्स्य से दोस्तों, फिशरीज से। इसके बाद देखिए पीली क्रांति, पीली क्रांति की बातचीत करें तो तिलहन से, ऑयल सीड क्रॉप से तिलहन हो गया। गुलाबी क्रांति, गुलाबी की बातचीत करें तो गुलाबी में यहाँ पे आपको याद रखना है झींगा हो गया, यानी जो प्रॉन फिश होती है झींगा। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इसमें इसको
प्याज को शामिल किया गया भैया, प्याज को शामिल किया गया, यानी प्रॉन और इसके साथ साथ ओनियन को शामिल किया गया है। लाल क्रांति, लाल क्रांति की बातचीत करें तो लाल क्रांति दोस्तों मांस उत्पादन से है और इसके साथ साथ टमाटर से संबंधित है। यह आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, देखते हुए चलना अच्छे से। इसके बाद देखिए सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है दोस्तों फल उत्पादन से। अगर सुनहरी में देखिए गोल्डन, इसको गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, अगर इसमें एक शब्द और जुड़ जाए गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो ये जूट से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति, और सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। ठीक है, इसमें सिल्वर, अगर सिल्वर फाइबर जुड़ जाए, सिल्वर के साथ फाइबर जुड़ जाए तो सिल्वर फाइबर हो गया दोस्तों, इससे ये हो गया कपास उत्पादन से, कपास उत्पादन से। स्वीट क्रांति का नाम सुने होंगे दोस्तों, स्वीट क्रांति का मतलब हो गया शहद उत्पादन से, शहद उत्पादन से संबंधित हो गया। इसी प्रकार से काली क्रांति, काली क्रांति दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे बायोडीजल से, बायोडीजल से संबंधित हो गया। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति बहुत ढेर सारी होती है, अर्थात सबको मिला के कहे तो इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, तो इन क्रांतियों के विषय में हरित क्रांति के साथ साथ हमने आपको तमाम कृषि क्रांतियों के विषय में बताया, इनको भी आप लोगों को साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, जिससे आप लोग एग्जाम में बहुत ही बेहतर कर सके। ठीक, तो भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो वह आपका होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को सभी लोगों को सही कर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यांश में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? ये लीजिए भाई, किसका अंश कम हो गया? हरित क्रांति जब आ गई तो कुल खाद्यांश के उत्पादन में आप देखेंगे तो किसका अंश कम हो गया? गेहूं का, चावल, अरे इनका अंश तो बढ़ गया। दलहन व मोटा अनाज, इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12वां है और इसका जवाब क्या होगा? देखिए, हरित क्रांति के विषय में कहा जाए तो इसको अगर नंबर देने की बातचीत हो कि हरित क्रांति को 100 में कितने नंबर दिए जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि हरित क्रांति का मतलब पूरी तरह से हमारे देश में सफलता ही मिल गई। आप समझिए ध्यान से, हरित क्रांति को अगर नंबर देने की बातचीत हो तो लगभग 80 नंबर दिए जा सकते, 100 में 100 तो नहीं दिए जाते। इसको थोड़ा समझिए। देखिए, एमएस स्वामीनाथन साहब का एक प्रयोग रहा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा चावल को बढ़ाया जाए, तो उन्होंने उसको वैज्ञानिक विधा के द्वारा, अर्थात बढ़िया व्यवस्था हुई सिंचाई की, कीटनाशकों की, उर्वरकों की और शानदार विपणन व्यवस्था अर्थात मार्केटिंग व्यवस्था। जब ये व्यवस्थाएं हुई तो देखिए कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा, वहां के किसानों ने कुछ ज्यादा ही जो है जोर आजमाइश की और इसमें बहुत अच्छा हुआ। इसको देखते हुए 1970 ईस्वी में क्या किया गया, 1970 में इसके सेकेंड फेज को लागू किया गया। जब इसका सेकेंड फेज लागू हुआ तो आप देखेंगे ये सेकेंड फेज पूर्वी भारत में रहा, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा में को हरित क्रांति के पहले फेज में सुविधाएं मिली थी, वो सुविधाएं उन राज्यों को नहीं मिली, अर्थात बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों को उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली। तो आप देखेंगे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वर्सेस बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये राज्य पीछे हो गए, है ना। मतलब इसमें शुरू तो हुआ लेकिन वो मतलब इसमें हेल्पफुल नहीं किया गया, सहायता नहीं दी गई जो कहीं ना कहीं शुरुआती समय में दी गई। तो एक खाई बन गई। खाई क्या बनी? देखिए, उत्तर पश्चिम राज्यों के बीच में और पूर्वी राज्यों के बीच में खाई बन गई कि इधर के उत्पादन ज्यादा हुए, इधर के उत्पादन ज्यादा हुए। आप लोग अगर ध्यान से देखें, देखिए मेरा व्यू है पर्सनली जो है, ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि ऐसा सब गलत है। मेरा जहां तक सोचना यह है कि जो कृषि आंदोलन हुआ था, कृषि कानून आए थे, उस कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ था। आप ध्यान दीजिए कि वो जो बॉर्डर था, हरियाणा था, दिल्ली था, इसी प्रकार से पंजाब का बॉर्डर था, उस बॉर्डर पर जो ज्यादातर किसान जुटे हुए थे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ही थे। यही तो कह सकते हैं ना।
आप ऐसा न कम सुने होंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, बिहार के, यहाँ के जो है ज्यादातर किसान, ऐसा नहीं, वहीं के किसान थे। मामला क्या था कि धीरे धीरे करके देखिए जो सरकार के कानून थे, वो कानून कहीं ना कहीं उनके इस उत्पादन के लिए टकरा रहे थे, है ना। अब उसका जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि इन राज्यों ने ज्यादा हिस्सेदारी ली और इन राज्यों के किसानों ने कम हिस्सेदारी ली, है ना। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा भाई, गलत था तो झुक गई, सीधी सी बात है। कभी कभी जो है लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र की अगर हम बातचीत करें तो लोकतंत्र में कहते हैं ना, जनता का तंत्र होता है, और बहुत मुश्किल से ही कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसा हमारे देश का नुमाइंदगी कर रहे होंगे जो जनता के स्वभाव को ना समझे। जनता के स्वभाव के या जनता के मूड को तो समझना ही पड़ेगा, कभी कभी नीति को भी समझना पड़ता। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भगवान श्री राम के पास जब भरत जी गए पूरे दल बादल के साथ, अपने जितनी भी माँ थी, है ना, माँ के साथ, पूरे जो है अयोध्या वासियों के साथ जब वहां पहुंचे, तो आप देखिए अयोध्या वासियों का तो मत था कि भगवान प्रभु श्री राम वापस चले, यही तो मत था कि नहीं? आप ही सभी लोग बताइए। और भरत का भी यही मत था कि आप चलिए और अपने राज सिंहासन को संभालिए। तो अब आप देखिए, जन भावना को अलग रखते हुए, जन भावना को अलग रखते हुए उन्होंने नीति भावना का पालन किया। ऐसा नहीं, अगर कि वो जन भावना का पालन कर देते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी कभी क्या होता है कि लोकतांत्रिक स्थिति में जन भावना को समझना तो है, लेकिन ये भी देखना है कि हमारी जो नीति भावना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें क्या चीजें हैं, अगर उसके हिसाब से अगर वो चले। अगर देखिए उन्होंने नीति भावना के हिसाब से चीजों को समझा तो किस प्रकार से उनका उनका वो तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। देखिए दोस्तों, दुनिया का वो हर व्यक्ति जो घर पे रहेगा, अगर उसे लगता है कि घर पे रह के ही सब कुछ दुनिया को जीत लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर समझना होगा कि घर से बाहर जब आप निकलेंगे तो सुख दुख को समझेंगे, उतार चढ़ाव को समझेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हम जो है विश्व विजेता बन सकते हैं। सिकंदर को भी बाहर निकलना पड़ा, बाबर को भी बाहर निकलना पड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य को भी बाहर निकलना पड़ा। अर्थात घर में बैठ करके हम अपने एम्पायर को नहीं खड़ा कर सकते हैं, हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हमारे शहर में प्रयागराज में मैं देखता हूं कि हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में हजारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, और जब पढ़ने के लिए आते हैं तो घर द्वार छोड़कर ही तो आते होंगे, है ना, घर द्वार छोड़कर आते होंगे। कोई कहते हैं कि सर हमारा एसआई में सिलेक्शन हो गया, हम इंस्पेक्टर बन गए हैं, कोई कहता है कि सर हम कांस्टेबल बन गए हैं, कोई कहता है आबकारी विभाग में हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ा, जन्मभूमि को छोड़ा, इसके बाद जो है वो दूसरी भूमि में गए, तो कहीं ना कहीं वहां मेहनत किए, उतार चढ़ाव को देखे, और तब जाके सफल हुए ना। तो सफलता क्या के लिए क्या है? सफलता की पहली शर्त यह है, सफलता की पहली शर्त यह है कि अपने घर में प्रदर्शन ना करके आपको पहले दूसरी मिट्टी में जाकर के प्रदर्शन करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो मनोरथ हासिल होता है, तब जाके कहीं ना कहीं वो हमें ओहदा हासिल होता है। किसी को भी आप ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुल खाद्यांशों में किसका अंश घट गया, तो देखिए इनका अंश तो बढ़ता चला गया, दलहन और मोटे अनाजों का अंश धीरे धीरे कम होता चला गया। तो इसीलिए आप देखते हैं कि दलहन और मोटे अनाज जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में कम होते चले गए। तो इसका कारण ये रहा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति को अगर आप कहें कि 100% दिया जाए, मैं जरूर मानता हूं कि एक जमाना था कि हम 60 करोड़ जनसंख्या को भोजन नहीं दे पा रहे थे। आज हम 143 करोड़ जो है जनसंख्या में 80% सरकार का आंकड़ा है कि 80 करोड़ जो लोग हैं उनको हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो भाई बात तो सही है कि इसका मामला तो सही रहा, लेकिन अब ये कहें कि 100 में 100% नंबर दिए जाए तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो किसान सबल है, जो किसान सबल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, पंजाब का, उस स्तर का, उस सबलता के साथ, उस जो है कह सकते हैं कि एक प्रबलता के साथ दूसरे राज्यों के किसान नहीं, वो पीछे रह गए, खाई बन गए, है ना। यानी कृषि क्षेत्र में अगले राज्य और कृषि क्षेत्र में पिछड़े राज्य, ऐसे मामले बन गए। तो यहाँ पर देखिए आपको दलहन और मोटे अनाज को भी आपको बताना। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमारे देश की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती जा रही है। जब डिस्टर्ब होती जा रही है तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है दलहन और मोटे अनाज पर। इसीलिए भारत सरकार धीरे धीरे अपनी जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर प्राइम थी, उसको ब्लू बेस्ड इकोनॉमी की ओर कन्वर्ट कर रहा है। ब्लू बेस्ड का मतलब यह है कि अब हमें समुद्र की ओर भी देखना पड़ेगा। समुद्र में जो प्रोडक्ट होते हैं, समुद्र में जो सी
क्या कह सकते हैं, मैरीन जो आपका एक तरह से फार्मिंग होता है, जिससे मछली का उत्पादन है, इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, सी फूड जिसे कह सकते हैं, उसकी ओर तो ब्लू इकोनॉमी की तरफ हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करिए। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? देखिए, धान्य भंडार का मतलब धान नहीं होता है, धान्य मतलब होता है अनाजों का भंडारण। तो उत्तर प्रदेश को सही करिए, उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को सही करिए। उत्तर प्रदेश वैसे भी आलू उत्पादन में दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में बहुत आगे है, और कुल मिला के अनाजों के उत्पादन में तो सबसे आगे है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है दोस्तों? सभी लोग ध्यान दीजिए। क्या ये कृषि क्रांति है, सामाजिक वानिकी है, वृक्षारोपण है, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल में उपज बढ़ाना? हमने कहा ना, हरित क्रांति का मतलब है कि हमारी जमीन वही है, हमारी जमीन वही है, बस उसमें परंपरागत जो फार्मिंग होती थी, क्लासिकल फार्मिंग होती थी, उसकी जगह पर हमें एक नए अप्रोच को लागू करना, इंप्लीमेंट करना है, और प्रति एकड़ जो उत्पादन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना। तो हरित क्रांति में आप सभी लोग देखेंगे, डी ऑप्शन को सही करिए। हालांकि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो असर हुआ देखा गया वो गेहूं और चावल के उत्पादन में देखा। ठीक है, तो यहां पर 14वें का डी ऑप्शन आप सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग साहब को, एम.एस. स्वामीनाथन साहब को, जे.एस. थॉमसन साहब को, इसमें से कोई नहीं। ये तो अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, सरल भी है, आप सभी लोग यहां से बता सकते हैं। नॉर्मन बोरलॉग साहब को यूएस और मैक्सिको मूल का वैज्ञानिक कहा जाता है। हालांकि इनकी जो मेन पैदाइशी है वो आप देखेंगे अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के हैं, लेकिन अब यह है कि यूएस और मैक्सिको मूल का जो है इन्हें माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक खेती को अप्रोच किया था, इसीलिए इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इसके लिए इन्हें अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, इसके अलावा विश्व का सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्हीं के नाम से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कृषि वाला पुरस्कार भी है ना, बोरलॉग पुरस्कार। दूसरे नंबर पर देखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हमारे देश के महान कृषि वैज्ञानिक थे। 1960 ईस्वी में दोस्तों, 1960 ईस्वी में देश को पहला कृषि विश्वविद्यालय इन्हीं के सहयोग से मिला। क्या नाम था दोस्तों? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय देहरादून। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन साहब के सहयोग से मिला। हरित क्रांति के क्षेत्र में दोस्तों इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा, इसलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन को सही करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझिए। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा? भाई मूंगफली, मूंगफली के विषय में आप सभी लोग पता होना चाहिए। मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन तथा वसा दोनों चीज पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दलहन फसलों की बातचीत करेंगे तो दलहन फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है ना। जो पल्सेस क्रॉप होती है, दे आर द रिच रिसोर्स ऑफ प्रोटीन। लेकिन ये जो मूंगफली है, मूंगफली के विषय में आपको ध्यान देना है कि ये प्रोटीन और वसा दोनों की बेहतर स्रोत होती है, और इसकी उपलब्धता लगभग हर व्यक्ति के पास होती है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। इसलिए मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों का बादाम कहा जाता है। गरीबों का बादाम, काजू, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पर होता है? तो गुजरात में होता है। गुजरात मूंगफली के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहां पर सी ऑप्शन को सही करिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन के विषय में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, सोया स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? सोया स्टेट के नाम से किसे जानते हैं? तो एमपी को जानते हैं दोस्तों, एमपी को जानते हैं, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के विषय में आपको ध्यान देना होगा कि ये दलहन फसलों के उत्पादन में, दलहन फसलों के उत्पादन में और तिलहन फसलों के उत्पादन में, दलहन यानी पल्सेस क्रॉप और ऑयल सीड क्रॉप, इन दोनों फसलों के उत्पादन में ये देश में पहला स्थान रखता है। ठीक है, देश में पहला स्थान रखता है, इस बात को यहाँ पर याद रखना है। जो दलहन फसलें होती हैं वो प्रोटीन की स्रोत होती है, प्रोटीन की स्रोत होती है, और जो तिलहन फसलें होती हैं वो वसा की बेहतर स्रोत होती है, इस बात को भी याद रखना है। जो दलहन फसलें होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, अर्थात इनकी जो जड़ें होती हैं वो ग्रंथियुक्त होती है इस प्रकार से, और इनकी ग्रंथियुक्त जड़ों में एक जीवाणु निवास करता है जिसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम नाम है। इस जीवाणु के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को वो अब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करके नाइट्रोजनी पदार्थों में तब्दील करके इन्हीं गांठों पर, इन्हीं ग्रंथियुक्त जड़ों पर उसको क्या कर देता, संचित कर देता है, जिससे उस पेड़ को तो नाइट्रोजनी पदार्थ प्राप्त ही होते हैं, साथ साथ मिट्टी को भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजनी पदार्थ की आपूर्ति प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं एक तरह से कह सकते हैं कि अवशोषक होते हैं नाइट्रोजन के। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और इस नाइट्रोजन का प्रयोग लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो ग्रंथ युक्त होती है, और उनकी ग्रंथ युक्त जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है। दैट इज अ गुड बैक्टीरिया, है ना, क्योंकि ये पोषक तत्वों को आपूर्ति करता रहता है। वहीं तिलहन फसलों की बातचीत करें तो तिलहन फसलें आप सभी लोग जानते हैं वसा से संबंधित हैं। तिलहन फसलों में आप सभी लोग जानते हैं कि ऑयल की प्राप्ति होती है, खाने वाले तेल की, इसी प्रकार इससे स्नेहक बनता है, औषधियां बनती हैं, इसी प्रकार से इसमें से कॉस्मेटिक के सामान बनते हैं, तमाम चीजें बनती हैं। किससे बनती हैं? तिलहन फसलों से बनती है। इससे जो है जानवरों की खाली भी बनती है जो खरी कहते हैं। तो बहुत से इसके महत्वपूर्ण सामान्य रूप से बाई प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब इससे हम तमाम चीजों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, दलहन फसलों में देखिए, दलहन के उत्पादन में भारत शीर्ष स्थान पर, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण इसका कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें प्रतिवर्ष दूसरे देशों से दलहन फसलों को कहीं ना कहीं आयात करना ही पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भैया, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। काजू की जब बातचीत आती है दोस्तों, केरल और महाराष्ट्र दोनों याद आते हैं। फिलहाल केरल को आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, काजू। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो देखिए, दलहन फसलों के उत्पादन में देखिए कौन सा राज्य है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहां पर सी ऑप्शन को सही करिए, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भारत में सबसे ज्यादा पल्सेस क्रॉप का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां मिलता है? दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, या फिर असम राज्य में? सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, ये रहे आज के क्वेश्चन, आज का सेशन रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए प्रश्नों के साथ आपके साथ बीच आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए। जय हिंद।